हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट जरूर किया करो, बताया करो। और आपकी प्रिपरेशन के लिए आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2024। इसका सेक्शन ए पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग सेक्शन बी सेक्शन सी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है ना मैथ में, आप हमें कमेंट किया करो। किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है ना, आप हमें कमेंट करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन आपको दे दे या फिर उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्ज़ाम आएंगे, 1-1.5 महीने बाद है, फेब या मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। तो चलो, यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे सोल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है ना, 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो आपको नेक्स्ट सेक्शन डी और ई के सोल्यूशन मिल जाएंगे जल्दी से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 से। यहाँ करें, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन ऑफ हर्ट इज नॉट अ जैक। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके पास ना एक कार्ड है, एक कार्ड नहीं मतलब पूरी कार्ड की गड्डी है जिसमें टोटल 52 कार्ड है। अब उस 52 कार्ड में से एक कार्ड रेंडमली निकाल लिया है। तो ये बताओ कि भैया क्वीन ऑफ हार्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट अ जैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब क्वेश्चन 21 के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड है वो हमारे पास 52 है। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 52। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है क्वीन ऑफ हार्ट। क्वीन ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलो इसके फर्स्ट में आते हैं। देखो, हमारा जो पहला इवेंट है ना, उसी में हमसे पूछा जा रहा है क्वीन ऑफ हार्ट। यहाँ लिख देते हैं क्वीन ऑफ हार्ट। क्वीन ऑफ हार्ट के जो कार्ड होते हैं ना, सिर्फ 1 होते हैं। तो इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, टोटल, ये हो गया नंबर ऑफ, ये हो गया हमारे पास आउटकम। बहुत सिंपल है। देखो, फेवरेबल आउटकम मतलब क्या हो रहा है कि भैया क्वीन ऑफ हार्ट कितने हमारे पास, सिर्फ 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52। यहाँ पर हो गया 52। और ये हो जाएगा पहले का हमारा सोल्यूशन, ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है नॉट अ जैक। यहाँ लिख देते हैं नॉट अ जैक। जैक कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, टोटल जो हमारे पास जैक कार्ड होते हैं ना पूरी गड्डी में, वो 4 होते हैं। अब कह रहा है कि ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम लोग 4/52 कर देते। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉट आ जैक कार्ड, जैक कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है। तो भैया टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं, 52। 52 में हम लोग 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, वो इन्हीं में से तो होगी ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ जैक कार्ड, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, यहाँ कर दिया हमने आउटकम, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, टोटल, ये हो गया नंबर ऑफ, ये हो गया हमारे पास आउटकम। देखो, फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो जाएगा 48, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारे पास 52 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने में हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमारा चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 4 से चला जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, तो 12/13 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कितना सिंपल, समझ में आ गया। बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जैक कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इसलिए हम लोगों ने टोटल कार्ड में से 4 को माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि ना आने की, अगर 4 हम लोग माइनस नहीं करेंगे तो 52 में ऐसे भी जो कार्ड होंगे जो जैक कार्ड होंगे। समझना बात, टोटल 52 कार्ड है जिसमें से 4 जैक कार्ड है। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, जैक कार्ड को माइनस करा देंगे तो 48 कार्ड बचेंगे। 48 ऐसे कार्ड होंगे जिसमें एक भी कार्ड जैक वाला नहीं होगा। उसी की हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल ली। और यही हो गया क्वेश्चन 21 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 22 में। बहुत सिंपल है क्वेश्चन 22। ये क्या कह रहा है, इफ 2x plus y equals to 13 and 4x minus y equals to 17, then find the value of x minus y।
हमें यहाँ पर ना x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, x माइनस वाई की वैल्यू हम लोग तभी फाइंड कर सकेंगे जब हमें पता होगा जनाब x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तभी तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं फाइंड इसे। ओके, तो क्वेश्चन 22 में हमें जो भी गिवन है उसे लिख लेते हैं। जैसे कि हमें इक्वेशन पता है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये पता है। दूसरी इक्वेशन हमें पता है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, हमें ये पता है। ठीक है, अब इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर ना हमारे पास जो ये पहली इक्वेशन है इसे फर्स्ट बोल दो, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, यानी कि ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 4 2 6, ये हो गया 6x। इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, तो 6 पंचे 30, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गई 5। ठीक है, x हमें यहाँ पर 5 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स 13 माइनस 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। y हमको 3 मिल गया, x हमें 5 मिल गया। क्वेश्चन ने क्या कहा था जनाब, आप x माइनस वाई ये फाइंड करके बताओ। x हमें पता है 5 है, y हमें पता है 3 है, सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन 22 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 22 के नेक्स्ट पार्ट में, बी वाला। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, बट हम यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। आपको जो इजी लगे आप एग्जाम में अगर आ जाए तो कर लेना, बट जो हम लोग आज सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला एग्जाम में, तो ध्यान से करना। यहाँ कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज दिस, फाइंड द नंबर। कह रहा है कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का सम ये है और उन्हीं दो नंबर का जो डिफरेंस है वो ये है। अब आप वो दो नंबर फाइंड करके बताओ, कैसे करेंगे वो देखो। तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो नंबर की बात की है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। मान लो एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर ये, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 105। फिर इन्हीं दो नंबर का जब सब्ट्रैक्ट किया गया है तो क्या मिल रहा है, हमें हमें मिल रहा है 45। अब ये दो नंबर हैं क्या, ये हमें फाइंड करके बताना है। ये बात समझ में आ गई, तो चलो कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 22 का है हमारे पास बी पार्ट। अब यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे दो नंबर, एक ये नंबर और इस नंबर को लेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द टू नंबर, लेट द टू, यहाँ कर दिया नंबर बी, यहाँ कर दिया एक्स, एंड हमने कर दिया यहाँ पर वाई। हमने दोनों नंबर को लेट कर लिया है एक्स और वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कहता जाएगा ना वो करते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है इन दो नंबर का जो सम है 105 है, तो हमने कर दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 105, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इन्हीं दो नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई, इन्हीं का जो डिफरेंस है वो है 45, तो हमने यहाँ पर 45 कर दिया। इसको हम पहली इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हम दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके पहले पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। ये y माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 100, तो 150, और यहाँ पर 2 से ये कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 75। कितना मिल गया हमें, 75। तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल चुका है, 75 मिल गया। ठीक है, एक हमें वैल्यू मिल चुकी है x की, मिल गई। अब हमें y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए क्या करो, इस x की वैल्यू उठाओ, इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 105। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 105 माइनस हो गया 75। गॉट इट। तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा 30। ये हो गया हमारे पास आंसर। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। y हो गया 30, x हो गया हमारे पास 75। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट का सोल्यूशन हमें मिल चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो जल्दी से। अब आ जाओ क्वेश्चन 23 में। देखो क्वेश्चन 23 ना ये कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। कह रहा है जो ये पॉइंट b दिख रहा है ना ये इक्वी डिस्टेंस में a से और इक्वी डिस्टेंस b में, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो रहा है सेम डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस p से a की होगी ना उतनी ही डिस्टेंस p से b की होगी। तो कह रहा है कि ये रिलेशन फाइंड करो x और y है ना, या फिर समझो कि ये जो x दिख रहा है ना और ये जो y दिख रहा है इस x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया कैसे करेंगे वो देखो। ओके अब क्वेश्चन 23 के सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 23 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो ये p पॉइंट है ना ये इक्वी डिस्टेंस में a से और b से। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग p से a की डिस्टेंस चेक करें और अगर हम लोग p से b तक की डिस्टेंस चेक करें तो वो बराबर होगी। यानी कि अगर इन दोनों की डिस्टेंस है x तो इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस x ही होगी। यही मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस का। ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि भैया रिलेशन बताओ इन दोनों के बीच का। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब डिस्टेंस हम लोग सबसे पहले इन दोनों के बीच की फाइंड करेंगे, AP के बीच की और फिर PB के बीच की। अच्छा अभी हमने क्या देखा था कि जो PA है इसकी डिस्टेंस बराबर है PB की। ये बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग क्या करेंगे AP की डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से इक्वल्स टू PB के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। फिर जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन। कैसे देखने वाले हैं कैसे चेक करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमने AP का फॉर्मूला लिख दिया। AP के बीच में डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे ना तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ करते हैं हमने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे ना तो यही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर x2 x1 y2 y1 है क्या वो देख लेते हैं। देखो PA की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी PA की। PA है A ये, इसे हम लोग x1 y1 इसे हम लोग x2 और इसे y2 बोल देते हैं। इसमें वैल्यू उठाएंगे इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में ये हो गया x2 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर PB है, PB को देखो P ये हो गया B ये हो गया, ये x1 y1 है इसे हम लोग x2 और y2 बोल देते हैं। वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, रूट से रूट हमारा कैंसिल हो गया। अब जरा इनको ना 7 माइनस एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होगा a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई साहब इसको उठाएंगे या फिर समझो ऐसे कि इसकी जगह पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है। और हर एक के साथ करेंगे। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सब में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर a यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49 प्लस b स्क्वायर यानी कि x माइनस 2ab 7 2 जा 14x ये हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ये हो गया y इक्वल्स टू ये हो गया 3 3 जा 9 माइनस नहीं होगा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना
-2 AB 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर -2 AB यानी कि 10, ये हो गया y। इतनी बात क्लियर है। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर है माइनस का 14x और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 6x, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, -14x प्लस 6x माइनस का हो जाएगा हमारे पास 8x, ये बच गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर 2y को देखो, ये है माइनस का 2y और यहाँ पर है माइनस का 10y, ये प्लस का हो जाएगा जब इधर आएगा, इक्वल के इस साइड होगा प्लस का हो जाएगा, -2y प्लस 10y सॉल्व करोगे तो माइनस का 8y हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 1 है हमारे पास। ठीक है, 50 हो गया। अब यहाँ पर है 25 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 34। 34 में हम लोग अगर 50 में 34 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पर प्लस का 16 मिल जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इसे सॉल्व करो, इसमें से हम लोग 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया -x और यहाँ पर प्लस y, ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, कुछ गलत कर रहा है, हम लोग सिर्फ माइनस को ही कॉमन सॉरी सिर्फ 8 को ही कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर रहेगा प्लस। ये 8 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास -x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास y और यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हमने ये कर दी है, यहाँ पर देखो माइनस का 2y है, ये इक्वल के इस साइड आएगा माइनस से प्लस बन जाएगा तो ये हमारा प्लस रहेगा, ये मिस्टेक है हमसे, तो यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 इक्वल्स टू हो गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस का, इक्वल के साइड आ जाएगा प्लस का, ये हमारा प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो एक्स और वाई का जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 और यही हमें फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 23 का हमारा सोल्यूशन। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो और अब आ जाओ इसी के बी वाले पार्ट में। यहाँ पर जो बी पार्ट है उसे देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी बहुत आसान है। सबसे पहले इसके फिगर को देखो, इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमने बना दिया यहाँ पर सर्कल और ये हो गया हमारा डायमीटर। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भैया यहाँ पर ना ये जो रेडियस दिख रही है ये रेडियस फाइंड करो और ये जो y दिख रहा है ये y फाइंड करो। हमें ये दो चीज क्वेश्चन में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहाँ पर हमें ए ओ ओ बी ये 3 पॉइंट पता है। जो ये O है ना ये सर्कल का सेंटर है, ए हमारा दूसरा पॉइंट है, बी हमारा दूसरा पॉइंट है। अगर सर्कल के सेंटर से ए पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, हमारी रेडियस है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी हमारी क्या रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। ए ओ बराबर है ओ बी के। ये बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन ना 23 का बी पार्ट ये ए पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए ओ की डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। हमें अगर रेडियस और यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि हमने अभी बताया था, जो कि होगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर x2 जो हमारे पास है ना वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा हमारे पास 2, इसको x2 इसे x1, ये हो जाएगा हमारे पास -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 16y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास AO। अब ऐसे ही हम लोग OB को फाइंड कर लेंगे। OB इक्वल्स टू, इसमें भी हम लोग यही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 -2 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3y
और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अभी हमने क्या देखा कि AO और OB की डिस्टेंस बराबर है, तो हम लोग AO इक्वल्स टू OB लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने AO इक्वल्स टू OB। तो AO हमें क्या मिला है, रूट 9 प्लस 16y, ये मिला है। OB हमें मिला है रूट 9 प्लस ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 3y, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ये रूट से हमारा ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 9 प्लस 16y इक्वल्स टू 9 प्लस यहाँ पर हो गया 7 प्लस 3y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16y, और इसको देखो यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2ab 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 इंटू 2 करोगे तो 42, और यहाँ पर आ गया हमारे पास y। ये बात आपको समझ में आ गई ना। चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर है। ओके, तो 9y स्क्वायर हमारा 9y स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर है, सॉरी ये हमारा y स्क्वायर है ना, यहाँ पर y स्क्वायर रहेगा सब में, ये हमारा y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ओके, तो 9 स्क्वायर है, ये हमारे पास इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7, तो 7y स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 42 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 42y हो गया, ये लिख दिया। अब ये भी हमारा प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 49 इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। इसमें से हम लोग 7 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 7 6 जा हो जाएगा 42, 7 7 जा 49, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। 7 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास 6y माइनस हो गया 7 इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, इसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 है, ठीक है, और 7 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि हो जाएगा 1 इंटू -7। हमें क्या मिल गया -7। इससे हम लोग ऐसे दो नंबर ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए -6, और जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -7 मिल जाए, तो यही दो नंबर हो जाएंगे हमारे। तो हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर। देखो ये तो आपको आता ही होगा, है ना। अगर नहीं आता है तो आप बेसिक पहले क्लियर कर लो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर ना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y स्क्वायर -7y प्लस y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग इसको देखो, इसमें से हम लोग y कॉमन ले लेंगे, तो y -7 7 आ जाएगा, और इसमें से हम लोग +1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y -7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर y -7 एक ब्रैकेट में और y +1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखो दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे y +1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, और ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया। तो हमें y क्या मिल गया, -1 मिल गया, और y हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। ये हो गई y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रेडियस। अगर हमारी y की वैल्यू -1 है तो हमारी जो रेडियस है OA, देखो ये OA हमारी क्या रेडियस है, OB हमारी क्या रेडियस है। अगर हमारी y की वैल्यू -1 है तो OA यानी कि रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास -1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। अगर हमारे y की वैल्यू -1 है तो रेडियस 5 हो जाएगी, और अगर हमारी y की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर OA इक्वल्स टू रूट में 9 प्लस 16 इंटू 49, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 793। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया।
बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, देखने में बस बड़ा लग रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 24 इन द गिवन फिगर EA अपॉन EC इक्वल्स टू EB अपॉन ED प्रूव दैट ट्रायंगल EAB सिमिलर ट्रायंगल ECD। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 3-4 लाइन में सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो ये फिगर है ना, इस फिगर में EA अपॉन EC है। देखो EA ये वाली साइड अपॉन EC है, ठीक है। BE अपॉन ED है, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, EABA और ECDA दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना। बहुत आसान है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल EAB, ये ट्रायंगल ले लिया, एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल ले लिया। ये दोनों हमने ट्रायंगल लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि भैया ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कर दिया EA अपॉन EC, ये तो साइड है, इक्वल्स टू EB अपॉन ED। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो जनाब ये जो हमें एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEB, ये एंगल बराबर है एंगल DEC के, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में। अपोजिट ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइड एंगल, साइड एंगल, साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल EAB सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ECD के, रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन 25 में। यहाँ कह रहा है इवेल्युएट cos 45 प्लस sin 60 sec 30 प्लस cos 30 cosec 30। बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा देखो। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 25। पहले हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, cos 45 प्लस यहाँ पर है साइन, ये हो गया हमारे पास 60, डिवाइड में आता है, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक हो गया 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, ये हो गया 30। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अभी तो इसके सोल्यूशन को देखो। यहाँ पर cos 45 इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे इसकी वैल्यू होगी 1/√2, यहाँ कर दिया 1/√2, ठीक है। प्लस यहाँ पर है sin 60, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे √3/2, तो हम लिख देंगे तुरंत। यहाँ पर है sec 30 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे ये होगी 2/√3। और यहाँ पर हो गया हमारे पास cosec 30, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√2, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस √6 आ जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास √3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, √3 इंटू 2 करोगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 16 करोगे √18 हो गया हमारे पास। डिवाइड में आ जाओ, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4√2, ओहो दिख रहा है, ये देखो 4√2 हो गया। प्लस अब इसका इसके साथ करेंगे 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4, 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। 2√3 प्लस √18 है हमारे पास, ठीक है। 4√2 प्लस 4√6 है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है बताओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर डिवाइड में दिख रहा है ना, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई, नीचे भी इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब कभी भी हमारे पास कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं बचा होता है सोल्यूशन का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऊपर होगा, जो भी डिवाइड में होगा वही यहाँ लिखेंगे। जैसे लिख दिया 4√2 प्लस इस जगह पे बस से माइनस कर देंगे 4√6,
डिवाइड में भी यही करेंगे, 4√2 माइनस 4√6। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना। ये बात समझ में आ गई है ना, कितना सिंपल। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम अगर √18 है ना, √18 को हम लोग कुछ कुछ इस तरीके से लिख दें। क्या हम लोग अगर इसको लिख दे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 3√2 लिख सकते हैं। √18 को 3√2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ईजी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। चलो तो यहाँ पर हमारे पास 2√3 इंटू हम लोग कर देंगे 4√2। तो हमें क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 मिला। 3 2 जा क्या हो गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 हो गया। ये हो गया हमारे पास 18। ओके, अब इसकी जगह पे 3√2 लिखेंगे। 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस ये हो गया 12, और 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12, और 3 2 जा और 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12। 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर। अब डिवाइड में आ जाते हैं। डिवाइड में देखो 4 का इसमें करो, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा √4। यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो 4 4 जा फिर से हो जाएगा 16, 6 2 जा 12 हो गया, प्लस 4 4 जा हो गया हमारे पास फिर से 16, यहाँ पर होगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा हो गया 16, 6 6 जा हो गया हमारे पास 36। हमने ये कर दिया। ये ना करके एक काम और कर सकते थे, पता है क्या, इसको काट देते नीचे वाले। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमें एक फॉर्मूला दिखेगा a प्लस बी का, और ये a माइनस बी का हमें फॉर्मूला दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट पेज में इसे समझते हैं हम लोग। देखो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, 8√6 माइनस 8√18 प्लस 12√4 माइनस 12√12 डिवाइड में आ जाता है। देखो इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए, सॉरी। यहाँ पे देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4√2 का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4√6 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब सिंपल है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 8√6 माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर है हमारे पास 8√18 प्लस 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में 4 माइनस 12√12। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 2 जा हो जाएगा 32, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। बस ये आ गया। कितना सिंपल था ना। अगर ऐसे सॉल्व करते ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, हमें याद आ गया कि भैया इस फॉर्मूले से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया। अब देखो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ कर दिया हमने 8√6, ठीक है, 18 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर होगा 24√2। देखो हमने बताया था √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 24, बचे क्या √2 यहाँ लिख दो, प्लस देखो यहाँ पर है √4, √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इससे हमारा रूट कैंसिल हो बचेगा 2। यहाँ पर क्या है 12, 12 2 हो जाएगा 24, माइनस 12 यहाँ कर देते हैं, या फिर सीधे इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 12 2 24, 24 लिख लेते हैं, 24√3। कैसे, देखो 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, ये कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा, 2 जब बाहर आएगा तो 12 2 क्या हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 64 हमें यहाँ पर मिल गया, मिल गया। अब देखो, अब इस पूरे में से हम लोग 8 को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर ऊपर सिर्फ, तो यहाँ पर 8 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया √6, क्या हो गया हमारे पास √6 आ गया, यहाँ पर हो गया माइनस
हम लोग कर देंगे तो 8 3 से हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया प्लस, और इसमें से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3√3। अच्छा, एक काम करते हैं ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर -64 है। अगर हम लोग इसमें से -8 को कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे हमारा ये कैंसिल, 8 8 जा 64 यहाँ पर आ गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस का √6 ये मिला, प्लस 3√2 -3 डिवाइड में क्या हो गया हमारे पास 8। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब सोचो, अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ जो कॉमन आ जाए या फिर हम लोग इसे सॉल्व कर सके। अगर इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर ना √2 प्लस का कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का √3 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 3। अगर इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर ना √3 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -√3 और ये हो जाएगा +3, और यहाँ पर आ जाओ डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास 8। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, -√3 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस √3 डिवाइड में हो जाएगा 8। ये हो गया, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है, बट ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ऐसे ज़रूर आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 2 3 3 बार इस वीडियो को देखो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन भी पूरी तरह कंप्लीट कर ली, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करो और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, इसका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 26 है, इसका ए पार्ट में आ जाओ। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कोई एक एपी है, उस एपी के शुरुआत के 7th टर्म का जो सम है ना वो 49 है, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। और क्वेश्चन ने कहा शुरुआत के 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। शुरुआत के 20 टर्म का सम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि भाई साहब हमारे पास जो शुरुआत के 7th टर्म है, मान लो यहाँ पर कोई एपी है, एपी की शुरुआत के जो 7 टर्म है उसका जो सम है वो 49 हमें गिवन है, और उसी एपी की शुरुआत के 17 टर्म का जो सम है 289 गिवन है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ शुरुआत के 20 टर्म का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। हमेशा एक बात याद रखो, एपी में आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपको ना उस एपी का ए पता होना चाहिए और उस एपी का डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए मतलब होता है पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है किसी भी एपी का तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा आप इजिली फाइंड कर लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए को फाइंड करेंगे और डी को फाइंड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत के 20 टर्म का एपी 20 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। गॉट इट? तो चलो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर सम की बात की जा रही है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन इक्वल्स टू होगा n/2, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना एस एन क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि शुरुआत के 20 टर्म का सम ही पूछ लिया है, तो सम का ही तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एस एन वाला। क्लियर? चलो सबसे पहले हमें S7 पता है, तो यहाँ लिखा है S7 मतलब शुरुआत के 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास S7 इक्वल्स टू n की जगह पे क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए हमें पता है नहीं, ए को ए रहने दो, n-1 देखो 7-1 क्या हो जाएगा 6 इंटू डी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो S7 हमें पता है 49 है, तो यहाँ पर हो गया 49। अब 2 देखो यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, या फिर 2 को यहीं रोक दो। 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 7 है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ ना 2 है, यहाँ पर 6 है, इससे हम लोग अगर 2 को कॉमन ले ले तो 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में 2 रहेगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास a प्लस
3D। ये बात समझ में आ रही? देखो फिर समझाते हैं। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड आ गया डिवाइड में। अब जी जो 2 है ना, इस 2 को हमने इससे कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ पर 3D बचा, और डिवाइड में 2 था वो पहले से। ये इससे कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, यहाँ पर 7 आ गया। तो यहाँ पर 7 इक्वल्स टू a प्लस हमने यहाँ क्या कर दिया, 3D कर दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं पहली इक्वेशन है। इसको हमने क्या बोला, पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीके से हम लोग S17 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास S17 इक्वल्स टू हो जाएगा 289। हमें पता है ना शुरुआत के 17 टर्म का जो सम है 289 है। हम लोग फिर से यहाँ पर Sn का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, इसको चलो लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास Sn इक्वल्स टू n/2। ये हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा फॉर्मूला। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। Sn हो जाएगा हमारे पास 289 हो गया। n हो गया हमारे पास 17 बाई हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a, ये n हो गया 17 में 1 माइनस कर दो 16, ये हो गया 16 इंटू डी हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 17 का ये स्क्वायर होता है, 17 इंटू 17 करोगे 289 आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 17। अब इसमें से हमने 2 को फिर से कॉमन ले लिया, तो 2/2 हो गया हमारे पास। यहाँ पर हो गया a प्लस 8d। क्या हो गया, 8d। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 17 इक्वल्स टू a प्लस ये हो गया हमारे पास 8d। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हमने यहाँ बोला फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 8d से 3d माइनस कर दो, क्या आएगा, 5d आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 17 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, d मिल चुका है 2। देखो हमने क्या कहा था, अगर AP में हमें कुछ भी फाइंड करना है, हमें a और d का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस क्वेश्चन में a और d नहीं पता था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, a और d को फाइंड करने की कोशिश की। तो हमें यहाँ पर d मिल गया ना d। अब हम लोग a को फाइंड करेंगे। a को कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉरी d की वैल्यू उठाएंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हम बोल देते हैं फर्स्ट। चलो पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू a। हमें यहाँ पर a क्या मिल गया, 1 मिल गया। हमने यहाँ पर a भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, S20 यानी कि शुरुआत के 20 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे Sn, फिर से Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2। ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू ये हो गया हमारे पास d। गॉट इट। हमें S20 अब फाइंड करना है। चलो करते हैं। यहाँ पर Sn, n की जगह पे हो गया 20 इक्वल्स टू n की जगह पे हो गया 20/2। यहाँ पर हो गया 2 इंटू a बताओ क्या है, a हमने अभी फाइंड किया जो कि आया था हमारे पास 1, ये हो गया 1 प्लस n-1, n हमारा क्या हो गया 20, -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 19, यहाँ पर हो गया 19 इंटू d हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर हमने कर दिया 2। गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास 19, है ना। यहाँ कर देंगे 28 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 और ये हो गया हमारे पास 400। तो यहाँ पर S20 यानी कि शुरुआत के 20 टर्म का जो सम है ना वो 400 है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 के ए पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है। हमेशा याद रखो AP का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना कैसे भी करके A और D को फाइंड कर लेना है। और A और D को फाइंड करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली फाइंड कर लोगे, बस फॉर्मूला रटा होना चाहिए। तो ये आप फॉर्मूला रट लो, अगर सम की बात करेगा तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके,
अब आते हैं इसी के बी पार्ट पर। अब यहाँ पर जो बी क्वेश्चन है ये भी ए क्वेश्चन की तरह है, ये भी एपी का था, ये भी एपी। यहाँ पर कह रहा था रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स स्टैटिक टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। कह रहा है कि 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो दिया गया ना एपी का, वो 1:3 है। कह रहा है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। कह रहा शुरुआत के 6 टर्म का जो सम है वो 42 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्वेश्चन कह रहा है पहला टर्म और इस एपी का कॉमन डिफरेंस वो फाइंड करके बता दो। कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमारे पास जो 10th टर्म है और जो हमारे पास 30th टर्म है इसका हमें रेशियो गिवन है। रेशियो क्या है हमारे पास 1:3 है। ठीक है, यानी कि 1/3 इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और क्वेश्चन ने ये भी बताया कि शुरुआत के जो 6th टर्म है ना उसका जो सम है वो 42 है। हमें इस क्वेश्चन में ए फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। क्लियर इतनी बात? कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। देखो, अच्छा कोई भी हमें अगर टर्म फाइंड करना होता है तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n-1 यही होता है ए एन का फॉर्मूला। तो हम लोग A10 यानी कि जो 10th टर्म है ना उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वैसे ही 30th टर्म में जो भी वैल्यू होगी उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1। n हमारे पास क्या है, यहाँ पर n हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9, 9d हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया a प्लस 9d। और ऐसे यहाँ पर कर दोगे तो a प्लस 29d हो जाएगा। 29 ये हो गया d इक्वल्स टू ये हो गया 1:3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको उठाएंगे, इक्वल के इस साइड ले जाते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3 9 जा 27, ये हो गया d इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 29, यहाँ पर हो गया हमारे पास d। गॉट इट? अब यहाँ पर 3 है, देखो ये a है ये 3 है, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, 3a माइनस a क्या हो जाएगा 2a। यहाँ कर दिया 2a इक्वल्स टू यहाँ पर 29d है, ये 27d ये प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 29d माइनस 27d क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2d आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो क्या गया हमारे पास, a इक्वल्स टू d। हमें यहाँ पर पता चल गया कि a बराबर है d के, यानी कि a की वैल्यू अगर 1 होगी तो d भी हमारा 1 ही होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब इसको यहीं छोड़ दो। अब एक चीज और क्वेश्चन ने हमें बताया था S6 यानी कि सम ऑफ 6 टर्म्स इक्वल्स टू 42 बताया था। तो यहाँ पर हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n/2 और फिर 2a प्लस n-1 प्लस n-1 इंटू d। गॉट इट? अब यहाँ पर ना हमें 6 टर्म की बात की जा रही है, तो S6 इक्वल्स टू n की जगह पे हो जाएगा 6/2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू a हमें पता नहीं, a को a लिख दो, प्लस n-1। n-1 मतलब 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू डी यानी कि हो जाएगा हमारे पास d रहेगा, तो यहाँ पर 5d कर देते हैं डायरेक्ट। ओके, ये लो हो गया हमारे पास 5d हो गया। इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42 था ना, हाँ 42 a3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस 5d हो गया। 3 करोगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 14, तो यहाँ पर हो गया 14 इक्वल्स टू 2a प्लस ये हो गया हमारे पास 5d हो गया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आप ध्यान देना, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि a इक्वल्स टू हमारा d है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये d दिख रहा है ना, d की जगह में a पुट कर देंगे। अब कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो समझो। हमने ये कहा कि भैया a बराबर है d के, a बराबर है, ओहो, a इक्वल्स टू है d के, यानी कि इसका मतलब हो रहा है कि a और d बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर ना d की जगह में a भी पुट कर सकते हैं और a की जगह में d भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर दो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग d इक्वल्स टू a इन इक्वेशन, यहाँ कर देते हैं सेकंड। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं।
अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू 2a और यहाँ पर हो गया प्लस 5 इंटू डी। डी की जगह पे क्या करना है, ए करना है, तो यहाँ पर ए कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 7a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, 7 2 सा, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ए हमें यहाँ पर क्या मिला है, 2 मिल गया। अब हमारा ए अगर 2 है ना, तो डी भी हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर इतनी बात, क्योंकि ए बराबर था डी के। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर बी का हमारा सोल्यूशन। कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर इस एपी का जो पहला टर्म था जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पर। क्वेश्चन 27, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन जो 27 है ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले तो आप जीरोस फाइंड करो, उसके बाद आप क्या करो, इनके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये वेरीफाई करके दिखाओ। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको हमने लिख लिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। देखो यहाँ पर ना हमारे पास एक जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें देखो एक एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म में कोई भी नंबर हो जाता है, मान लो 5 है, 15 है, 25 है, कुछ भी होता है। बट यहाँ पर ना हमारे पास एक्स स्क्वायर है और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब कभी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और आपसे कहते हैं कि जीरोस फाइंड करना है, तो बहुत आसान हो जाता है फाइंड करना। कैसे, देखो यहाँ पर जो ये 15 है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। बट आप कहोगे स्क्वायर बनाने की जरूरत क्यों है। देखो हम पहले आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। एक होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। अगर कैसे भी करके हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में चेंज कर देंगे और तुरंत ही चेंज होते ही हमें यहाँ पर इसके जीरोस मिल जाएंगे। देखते जाओ। अब 15 है, 15 का स्क्वायर तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, √15 इंटू √15। हमें पता है √15 इंटू √15 इक्वल्स टू होता है 15। तो इसकी जगह पे √15 इंटू √15 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ना। तो हम बस यही करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस √15 और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, या फिर बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ही बात होती है। चलो अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए यानी कि एक्स माइनस बी मतलब √15, ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा ए यानी कि एक्स प्लस रूट, यहाँ पर हो गया 15। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो x माइनस √15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, कॉमा एक्स प्लस √15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। देखो ये बेसिक चीज़ें, 0 कहाँ से आया, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर अभी तक आपने किसी चैप्टर को छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ लो जाके। एनसीईआरटी को उठाओ, हमने एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया है, आप जाओ पढ़ो। जैसे आपको एक्सरसाइज चाहिए 10, तो आप सर्च किया करो 10 एक्सरसाइज 10 बाई राजमित, ठीक है, राजमित सर्च कर लिया करो, तो आपको पूरी उसी की पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। और एक ही वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में आप उस चैप्टर में 0 से हीरो बन जाओगे। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर जीरोस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का √15, और इधर आ जाओ तो ये एक्स इक्वल्स टू माइनस का √15 हो गया। हमें ये मिल गया, x की वैल्यू एक मिल गई हमें माइनस √15, और फिर यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये हो गए हमारे जीरोस। क्या हो गए जीरोस, हम लोग बोल देते हैं जो हमारा अल्फा है वो √15 हो गया, और जो हमारे पास बीटा है वो हो गया माइनस का √15 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा सम ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। वेरीफाई कैसे करते हैं, ये हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ
यहाँ पर हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है √15 प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस का रूट, ये हो गया 15। ठीक है, देखो इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है ना, हमने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर एक्स, तो जब कभी एक्स है ही नहीं तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे जीरो, क्या लिखेंगे जीरो। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा उसी को तो कोफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 0/1 मतलब 0, यहाँ पर √15 प्लस ब्रैकेट हटाओगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको सॉल्व करो तो 0 0 इक्वल्स टू 0, ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √15 इंटू माइनस √15। अब यहाँ पर क्या लिखा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है माइनस का 15 है, -15 कर दिया। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई साहब √15 इंटू √15 क्या आ जाएगा 15, और ये माइनस लगा है माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया वेरीफाई। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन 27 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 27 समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 28 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन, कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है इनको पुट करने के लिए ग्राफ में हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए या फिर हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब कैसे ये फाइंड करते हैं उसे देखो, यहाँ लिखा है x माइनस वाई, पहले इस वाले को लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं y को उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो y हमारा प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे कुछ पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा, देखो अगर हम लोग x में 0 पुट करेंगे तो y क्या बचेगा, हमें 1 मिलेगा। चलो टेबल बना देते हैं, यहाँ पर हो गया। देखो इन सारे क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए मोस्टली हमें 3 पॉइंट्स पता होना चाहिए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 पॉइंट से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने x लिखा, y हमने क्या किया कि हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग ना यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं। सपोज डैट अगर हम लोग यहाँ पर चलो y नहीं सीधे x ही पुट कर देते हैं, अगर हम लोग x की जगह पे पुट कर देते हैं 2 पुट कर देंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, या फिर x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ऐसे करके आप कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आराम से। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया 0 1 मिल गया, 2 और 3 मिल गया। ओके, चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देखो अभी हमने क्या बताया कि मोस्टली इन क्वेश्चन में ना हमें 3 पॉइंट निकालने ही चाहिए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 10 में से 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 पॉइंट से भी हम लोग इजिली ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, उनमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप क्वेश्चन को देख के तो पता नहीं लगा पाओगे कि ये 2 पॉइंट्स में इजिली ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा या 3 में, तो आप क्या करना हमेशा 3 ही निकाल लेना। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले टेबल बना देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y तो हमें 5 मिल जाएगा बिल्कुल, और अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर देते हैं, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, कुछ भी कर दो, हम 2 कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। आप कहोगे कैसे, देखो हमने x की जगह पे 2 पुट किया। ठीक है, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू हुआ 5, 2 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का 5 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया, तो हमें y क्या मिल गया 3 मिल गया। ऐसे सॉल्व होते हैं। चलो अब ये हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिया, अब इन 2 पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। आप ग्राफ पेपर में करना भाई साहब, हमने तो ऐसे कर दिया तो थोड़ी लाइन भी तिरछी हो गई, बट यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अब देखो कोई गधा बार हॉर्न बजा रहा बार बार।
पटको इनको, ऐसे लगता है। चलो छोड़ो, यहाँ पे 0 1 है, ठीक है। 0 1, 0 1 कहाँ पर आएगा? देखो ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया हमारे पास 1, y हमारा 1 है ना, तो एक पॉइंट ये बन गया 0 कॉमा, ये हो गया हमारा 1। गॉट इट, एक पॉइंट बन गया। दूसरा हो गया 2 और 3, ये 2 है ये 3 है। x हमारे पास क्या है? 2 है और y हमारे पास क्या है? 3 है। तो ये पॉइंट कुछ इस जगह में आके मिल जाएंगे, यहाँ पर होके मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 कॉमा, ये हो गया 3। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला। अब इधर आ जाओ, ये 0 और 5 है। x हमारा 0 हो गया और y हमारा 5 हो गया, मतलब एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास 0 कॉमा 5। अब फिर से आ जाओ यहाँ पर 2 और 3, x हमारे पास 2 है, ठीक है, और y हमारे पास 3 है, ये पॉइंट है। अब देखो इसको मिला देते हैं, देखते जाना। इसको हमने ऐसे मिलाया और ये 2 पॉइंट हमने ऐसे मिला दिए, ये लो, हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या बन गया? 2,3 बन गया। बस हमें यही सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता। सिंपल सा x हो जाएगा हमारे पास 2, जहाँ पर दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगे ना, उसका x ले लो 2, y हो जाएगा इसी का 3। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 28 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये आप ग्राफ में करोगे ना तो पॉइंट टू पॉइंट आएगा। अभी शायद ऊपर नीचे हो रहा होगा थोड़ा बहुत, बट ग्राफ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आएगा। तो क्वेश्चन 28 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 29 पर। क्वेश्चन 29, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है जो ये पॉइंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट में, और उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस में डिवाइड किया जा रहा है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये हमें बताना है। देखो इसको समझने के लिए इस फिगर को समझो। यहाँ पर ये 5,3 दिख रहा है ना, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया है, इसको बी पॉइंट मान लिया है। अब ये हमारी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी पूरी। अब इस लाइन ना, ये लाइन वाई एक्सिस में डिवाइड हो रही है, वाई एक्सिस में डिवाइड हो रही है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है ये हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक पॉइंट हमारे पास है ए नाम का, ए नाम का पॉइंट है, ठीक है, हम बोल देते हैं जो 5,3 है ये ए पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट है ये बी है, जो कि गिवन है 1, -6, सॉरी -1,6 ये, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट में है। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन, ये हमारी वाई एक्सिस में डिवाइड हो रही है किसी पॉइंट में, इस पॉइंट में वाई एक्सिस में डिवाइड हो रही है। हमेशा याद रखो, अगर वाई एक्सिस में डिवाइड होगी हमारी कोई लाइन, तो जो हमारा एक्स होगा ना वो 0 होगा। अगर हमारी लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस में डिवाइड होगी ना, तो वाई जो होगा ना वो हमेशा 0 होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, ये देखो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं। ये वाई एक्सिस में हमारी डिवाइड हो रही है, तो जो हमारा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वाई वाई रहेगा। ये बात समझ में आ गई ना? कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? देखो ये 5,3 है, ये x हो गया, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। वैसे ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में ये डिवाइड हो रही है। गॉट इट? और जब कभी भी y एक्सिस में डिवाइड होगी तो x हमारा क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये फाइंड करके बताओ। तो इसका रेशियो हम लोग लेट कर लेंगे 1, यहाँ पर k। हमने लेट कर लिया रेशियो k, रेशियो 1। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना देखो, ये पूरी लाइन है और ये लाइन डिवाइड हो रही है सेक्शन में, और हमें यही तो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, F1x2 ये वाला। क्लियर इतनी बात? तो चलो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। हम बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज आपको बताएंगे। अब हम वैल्यू को उठाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे, और आंसर खुद का खुद अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, y, ये लिख दिया, इक्वल्स टू, अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k, ये हो गया हमारे पास m1, ये हो गया m2, ये हो गया k, यहाँ पर हो गया -1, ओके, +1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास k +1 हो गया। गॉट इट? यहाँ पर हो जाएगा k, ये हो गया हमारे पास 6 +1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास k प्लस ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया। वैल्यू हमने पुट किया खाली। अब देखो
अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास k +1, कॉमा यहाँ पर हो गया 6k, और यहाँ पर हो गया +3, डिवाइड में हो गया हमारे पास k प्लस ये हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास 0 कॉमा y। अब ये जो 0 है ना, 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के, ये वाला लेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर हो गया 5, डिवाइड में हो गया k +1। देखो, हम सैंपल पेपर सॉल्व करें या फिर किसी भी चैप्टर को सॉल्व करें, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको हम बेसिक से बताएंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, और यहाँ पर ये k/1 कहाँ से आ गया है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैसे ये डिवाइड हो रहा है, हर एक चीज़ हम बेसिक से आपको बताएंगे। दूसरे लोगों की तरह क्वेश्चन को रीड करके नहीं बता देंगे कि ये क्वेश्चन है, रीड कर दिया बन गई वीडियो, ऐसा कभी नहीं किया हमने अपने इस चैनल पे। आप देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, -k+5 डिवाइड में हो गया k+1 हो गया। अब देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है डिवाइड में, है ना, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, बचे क्या 0 इक्वल्स टू -k+5। ये इधर भेज दो तो k इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 5। देखो, k हमें क्या मिल गया 5 मिल गया, इसको हमने 1 माना था, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ही पूछा था ना क्वेश्चन ने, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 5:1, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन ना सेक्शन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ना आगे एग्जाम में आएंगे। देखो, अगर हम लोग इसी सैंपल पेपर की बात करें, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की बात करें, तो क्वेश्चन जो 19 था ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। 19 में भी हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया था, जहाँ तक हमें याद है, आप देख लेना। ओके, तो अब इसी के बी वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो, ये जो क्वेश्चन बी है ना, ये क्वेश्चन 29 का ही कॉपी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है आपको, तो हमें कमेंट करना, हम आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर दे देंगे, ठीक है। बट मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर इसको सॉल्व करो। देखो, हम आपको हिंट दे देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है P और जो Q है ना, R 2 पॉइंट है, इसी तरीके से 2 पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PR इक्वल्स टू 2QR। देखो, PR QR आप कुछ ऐसे समझो, जो PR है ना, अपॉन कर देना QR, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2/1, ये रेशियो मिल गया। ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका जो रेशियो है ना, वो हो जाएगा 2:1। आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, बस सिंपल है फाइंड करना। अगर आपको प्रॉब्लम होगी फाइंड करने में ना, आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन तो खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 30 है ना, ये मोस्ट हलवा क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोल भी सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना हर एक आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा, और हर साल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसे। हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेना है और उसे सॉल्व करके राइट हैंड जैसा ला देना है, यानी कि tan थीटा हमें सोल्यूशन पे लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा -2 साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 साइन, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर थीटा, हमें ये मिल गया, ठीक है। नीचे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, हमारे पास ये आ गया। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो होगा नहीं अभी इसमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक हम लोग फॉर्मूले को याद करते हैं। फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या कहा कि भाई साहब, इसी फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो हमने क्या पाया कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इतनी बात क्लियर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास 1। गॉट इट, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, चलो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया 1 - 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये प्लस का है ना पूरा, इसको पहले लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया पहले। इसको सॉल्व करोगे -1 मिलेगा ना, इसको बाद में लिख देते हैं यहाँ पर -1, कोई दिक्कत तो नहीं। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास नीचे है कॉस, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको इससे काट दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से काट दिया, हमें क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ लिख दिया टेन थीटा, बस टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने कर दिया, करके दिखा दिया ना। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन 31 पर। क्वेश्चन 31, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। देखो क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, इसको ना फिगर से समझो। अगर आप फिगर देखोगे ना तो आपको हर एक चीज फिगर देखते ही समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले फिगर देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर पे आ जाते हैं, हमने सर्कल बना लिया। अब देखो ये सर्कल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। हमने यहाँ पर एक कॉर्ड बना लिया, ये हमारे कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ पर एक हमने टेंजेंट इधर बना लिया, और ऐसे ही हमने एक इधर टेंजेंट ऐसे बना दिया, ठीक है। जब सर्कल बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा, सर्कल अच्छा नहीं बना मेरा। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट। अब आगे क्या कह रहा है, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, ये इक्वल एंगल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये एंगल हमारे इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो फिगर देख के क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई साहब। तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इसे बोल देते हैं ये ए है, इसे बोल देते हैं ये हमारा बी है, इसे बोल देते हैं ये हमारा पप्पू है मतलब कि पी है, और इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं, ये ओ हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि बन जाएगी हमारी रेडियस, और इधर भी सेम यही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी बन जाएगी हमारी क्या, रेडियस। इतनी बात क्लियर है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ए बी ये एंगल बराबर है किसके, पी बी ए के। एंगल पी ये बी ए की ये बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। गॉट इट। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया। हमने ये चीज ओ बी और ओ ए को ज्वाइन किया। तो हमने लिखा ज्वाइन ओ ए एंड यहाँ हमने कर दिया ओ बी। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, प्रूफ में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल। हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी इस ट्रायंगल को लिया। इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जनाब इसमें जो ओ ए है ना और ये जो ओ बी है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। अब कहोगे कैसे, अरे जनाब ये हमारी रेडियस है और ये भी तो हमारी रेडियस है, रेडियस रेडियस तो सेम ही रहेंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं ओ ए बराबर हो गई हमारे पास ओ बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमेशा याद रखो, अगर हमारा ओ ए बी एक ट्रायंगल है
तो ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड का अपोजिट ये एंगल हो गया, इस साइड का अपोजिट ये एंगल हो गया, तो ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बी, ये एंगल बराबर है एंगल किसके, ओ बी ए के। क्लियर हो गए, समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर ना आप एक थ्योरम को याद करो। थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जब कभी भी हमारी टेंजेंट रेडियस को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और परपेंडिकुलर होते ही जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाता है। अभी समझाते हैं। ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारी रेडियस है। रेडियस टेंजेंट को जब कभी भी टच करेगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का हमेशा बनेगा। हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेम केस यहाँ भी हो रहा है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट को जब कभी भी टच करेगी तो हमारा एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का हमेशा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए पी, ये एंगल बराबर है एंगल ओ बी पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। हमें रीजन देना पड़ेगा जनाब कि ये 90 डिग्री बन कैसे गया, ये दोनों आपस में इक्वल क्या हो, क्यों हो गया। तो यहाँ पर रीजन में लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट at any point of circle and radius through the point of contact are perpendicular to, ये हो गया हमारे पास each other, यहाँ हो गया अदर। बस ये हो गई हमारे पास इसका स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है, और ये लिखना ही पड़ेगा, इसके भी नंबर आपको मिलेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो देखो, हमने क्या देखा कि ओ ए पी इक्वल है ओ बी पी के। ओ ए पी सॉरी ओ ए पी ये बराबर है ओ बी पी के। ओ ए पी ये जो एंगल पूरा बन रहा है ये कैसे बन रहा है, इस एंगल में ये एंगल जब ऐड किया तभी तो ये पूरा एंगल बना। तो हम लोग ओ ए पी को लिख सकते हैं ओ ए बी प्लस बी ए पी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओ ए बी प्लस, यहाँ कर दिया एंगल बी ए पी, ये लिख दिया, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा एंगल है ओ बी पी, ये दूसरा एंगल है ओ बी पी। ये पूरा एंगल हमारा कैसे बन रहा है, जब ये वाला एंगल प्लस किया जा रहा है इस वाले एंगल में, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी ए प्लस ए बी पी। तो यहाँ लिख देंगे ओ बी ए प्लस एंगल ए बी पी, लिख दिया। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना। तो देखो ओ ए बी प्लस ओ बी सॉरी बी ए पी है, बी ए पी, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ, देखो ओ बी ए, देखो ओ बी ए कहाँ दिख रहा है, ओ बी ए ये दिख रहा है, ये एंगल बराबर है ओ ए बी के। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो ओ ए बी, लिख दिया, प्लस हो गया हमारे पास एंगल ए बी पी हो गया। अब यहाँ पर भी ओ ए बी है, यहाँ भी ओ ए बी है, हट गया, ये बचा क्या हमारे पास बी ए पी इक्वल्स टू एंगल हो गया ए बी पी। देखो बी ए पी ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और इक्वल्स टू हो गया ए बी पी ये एंगल। हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। बी ए पी इक्वल्स टू पी बी ए बी बी बोलो पी बी ए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 31 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई डाउट है ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। अब यहाँ पर 31 तक के सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब जो सेक्शन डी है और जो सेक्शन ई है ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन आपको मिलेगा जब इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी 100 लाइक कंप्लीट करो और कमेंट करो कि भाई साहब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो हमें दो।
आपको ये कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट करोगे, कमेंट करते ही इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई ज़रूर करना और जो भी ट्राई करके इसका आंसर हमें बताएगा, उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। पिन करने से लाइफ टाइम आपका कमेंट ऊपर दिखेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो, किसी भी वीडियो में कमेंट करो, इस समय हम एक्टिव हैं, सारे कमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करो। कहीं भी कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।